Hello students, today me Pama Malik again here for the last chapter of history of class 10th. Now day after tomorrow your paper is there. So the last chapter, that is print culture and the modern world, I am going to explain. Now listen it carefully, shortly I will tell you. Listen students, you know the power of the pen, writing materials, how it's encouraged the people. This thing we know very well. And that changed the world, that changed the government, that changed the scenario, social, economic and the political changes took place due to the only power of the pen. Today we have to discuss this, how slowly and gradually pen power spreading very soon in the world and the world realizing the power of the pen. At first we will discuss that the printing materials what were there in a starting day. These were the diaries, calendar, you can see that here different type of things are there. Those were the printing materials. Those they introduced there. And after that, you know, at first in each and every invention invented by the European, but first time the printing materials it introduced in northeast countries, and these three countries were Japan, China and Korea. These three countries they introduced the printing materials and the books, you can tell that, not the you can tell printing books not there because printing machine was not invented. That by the manuscripts and different other things, by the handwriting, हाथ से लिखी हुई पुस्तकें बेची गई, खरीदी गई और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, प्रसिद्ध हुई. उसको ही हमें डिस्कस करना है. आपको मालूम है चाइना में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, कोरिया में, जापान. यू नो दैट द रिलीजियस फैक्ट्स ऑल्सो इफेक्ट अस विच वे. जैसे धार्मिक जितनी भी बातें हैं लोगों को पसंद आती हैं, इसलिए उनको लिखा जाता है. जापान में ये बुद्धिज्म से रिलेटेड, बुद्धिज्म, महात्मा बुद्ध took birth in India, but it spread all over the world, especially in northeastern country, Japan, China, Korea, Ladakh and all the countries. But in Japan, they wrote one book that was Diamond Sutra. सबसे पहली जो बुक लिखी गई जापान में वो डायमंड सूत्र थी, and it was related to the बौद्धिज्म, महात्मा बुद्ध के विचारों और एजुकेशन पे आधारित थी. फिर हम लोग एक आर्ट की चर्चा करेंगे और ये आर्ट था, आप देख सकते हो यहाँ पर, इज द आर्टिस्ट, द राइटर वॉज किटागावा उटामाओ. किटागावा उटामाओ ने एक नई विधा, एक नया आर्ट डेवलप किया, एंड इट वॉज नोन एज द यूकियो. It was known as the Ukiyo. In this Ukiyo, he shown the floating word. Floating word he tried to show. And you know that this type of technical changes, it's make the writing materials day by day popular. किस तरह से जो लिखित सामग्रियाँ थीं वो प्रसिद्ध होती चली गई, लोगों का इंटरेस्ट उसमें बढ़ता चला गया. वो टेक्निकली भी थी, आर्ट से भी रिलेटेड थी. आपको मालूम है वुमेन की भी, वुमेन रिलेटेड टू वुमेन डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स दे इंट्रोड्यूस्ड, जैसे फ्लावर डेकोरेशन, कुकिंग, इंटीरियर डेकोरेटर, फैशन, ड्रेस मटेरियल्स एंड डिफरेंट थिंग्स दे इंट्रोड्यूस देयर ड्यू टू द पॉइंट ऑफ द वुमेन. वुमेन के जो है वो पसंदीदा चीज़ों को भी उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया बुक्स में, प्रिंटेड मटेरियल्स में, और इस तरह से वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई. फिर हमें कुछ और भी बातें चर्चा करनी है कि किस तरह से यूरोपियन का इसमें इंटरेस्ट बढ़ा. जापान, कोरिया और चाइना में तो ये इंट्रोड्यूस हुई. इनका मतलब जो है वो एक तरह से बहुत सारी बुक्स लिखी गई, हाथ से लिखी बुक्स, हाथ से हस्तलिखित बुक्स को कहते हैं मैनूस्क्रिप्ट्स. लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां थी, इसके बारे में आप लोगों ने नोट्स में लिखा होगा. मैनूस्क्रिप्ट्स में हाथ से लिखी सामग्रियां कभी कभी अच्छी राइटिंग ना होने से लोगों को समझ में नहीं आती थी. उसका जो है वो एक लेवल का नहीं होता था, कहीं छोटा कहीं बड़ा, लोगों को बहुत आनंद नहीं आता था.
तो प्रिंटिंग मटेरियल्स धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया गया। तो सबसे पहले चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। एंड वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इट वॉज व्हाट स्प्रेडेड बाय मार्को पोलो। मार्को पोलो एक ट्रैवलर्स थे जो पूरी दुनिया में घूमते रहे। फिर वो जब चाइना पहुँचे, उन्होंने चाइना में जाकर प्रिंटिंग बुक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें मतलब कलेक्ट की। एंड व्हेन ही रिटर्न बैक फ्रॉम द चाइना देन ही इंट्रोड्यूस इन यूरोप दैट वाज द वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। और ये प्रिंटिंग फेमस हुई, लेकिन बाद में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की भी बहुत सारी समस्याएं लोगों को समझ में आई। वुड ब्लॉक जो एक प्रिंट होता था या किसी भी तरह का, वो आपके फैब्रिक्स में, डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स में इसका उपयोग ज़्यादा किया गया और बुक्स में कम से कम किया गया। मार्को पोलो ने जाकर यूरोप में इसको, आप कह सकते हो कि प्रिंट कम्स यूरोप, तो प्रिंट कम्स यूरोप फ्रॉम द ईस्ट, फ्रॉम द चाइना, जापान, कोरिया, और मार्को पोलो जैसे ट्रैवलर्स ने इसको और ज़्यादा पॉपुलर बनाया। आप देख सकते हो कि इटालियन आर्टिस्ट थे, उन्होंने भी इसको स्टार्ट किया था, बट इट वॉज सो एक्सपेंसिव, सो एक्सपेंसिव। कभी कभी क्या होता था कि इन द प्लेस ऑफ द पेपर दे स्टार्टेड टू राइट इन अ स्किन ऑफ द एनिमल्स, द स्किन ऑफ द एनिमल्स, इट वॉज नोन एज द वेल्यूम, वेल्यूम के नाम से जाना जाता था। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था और सभी साधारण लोगों के बस का नहीं था कि वो उसको समझ सकें। इसलिए हमने आपको बताया कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग फैब्रिक्स में, कपड़ों में ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, लिखने में उसकी उपयोगिता कम होती समझ में आई। फिर धीरे धीरे करके प्रिंटिंग का डिमांड बढ़ने लगा। लोग सपनों की दुनिया में रहना पसंद करते हैं। लोगों को इमेजिनरी वर्ड, इमेजिनरी फिक्शंस अच्छे लगते हैं। ऐसी कहानियाँ जो हमें सपनों की दुनिया में ले जाएं। कुछ देर समय के लिए लोग अपनी मुसीबतें, अपनी परेशानियाँ भूलकर उस सपनों की दुनिया में मगन हो जाते थे, हाथ में जब उनकी किताबें होती थी। और धीरे धीरे इसकी इसीलिए डिमांड जो है वो बढ़ती चली गई कि दिन भर का थका हारा व्यक्ति, आइदर इट इज़ मेल और द फीमेल, दे वर फॉन्ड ऑफ द रीड द बुक्स। दैट्स वाई बुक्स स्टार्टेड टू बिकम वेरी पॉपुलर। बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करके बुक्स की डिमांड बढ़ती चली गई। मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में हमने बताया, हस्तलिखित होती थी पुस्तकें। स्क्राइब्स एक होती थी स्किल ऑफ गुड हैंड राइटिंग, जैसे आर्टिस्टिक ढंग से अगर लिखी गई कोई भी लेटर्स होते थे, स्टेटमेंट्स होते थे, सेंटेंसेस होते थे, तो वो स्क्राइब्स की कैटेगरी में आया। लेकिन ये भी बहुत एक्सपेंसिव था, लोगों को समझ में नहीं आया। रीडिंग मटेरियल, हाउ इट कैन वेरी पॉपुलर ड्यू टू द प्रिंटिंग मशीन। जब प्रिंटिंग मशीन ने कम समय में बहुत ज़्यादा किताबों की बिक्री आरंभ कर दी, किताबों की छपाई होने लगी, तो धीरे धीरे करके इसका एक तरह से पॉपुलरिटी बढ़ती चली गई। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि वॉज द जर्मन गोल्ड स्मिथ, हिज नेम वॉज जॉन गुटेनबर्ग। ही इंट्रोड्यूस this printing machine he introduced and invented. And you know that the first book was Bible is a holy book of Christians. The first book which was printed in a printing machine से लिखी हुई पुस्तकों में सबसे पहली बुक बाइबल की थी। और इसकी 180 कॉपीज़ इसकी बिक्री में मतलब बिक्री की गई। और इस तरह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। इन 3 इयर्स 3 इयर्स में बाइबल लिखा गया और उसकी 180 जो है वो प्रतियाँ, उसकी मतलब कॉपीज़ बिक्री की गई। और आपको समझ में आया कि बहुत जल्दी बुक्स flooded in a market, flooded in a society. And here is written that 20 million books came in a market. 20 million books came in a market and soon it's sold off. बहुत जल्दी इसको बेच भी दिया गया। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे करके किस तरह से प्रिंटिंग मीडिया अट्रैक्ट द पीपल, दे अट्रैक्टेड द पीपल। प्रिंटिंग मीडिया, आपको हमने बताया कि कलम की ताकत बहुत होती है।
और कलम की ताकत ही लोगों को एक सपने की दुनिया में ले जाती है, जहाँ पर कभी कोई सोशल कहानी होती है, कभी कोई रिलीजियस आर्टिकल्स होते हैं, कभी वहाँ पर होता है कि कोई पॉलिटिकल व्यूज़ होते हैं, अपने एक्सप्रेशन होते हैं। द पर्सन्स हु हाइडेड देमसेल्व्स दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज़ इन अ राइटिंग वे। सो धीरे धीरे करके ये प्रसिद्ध होता चला गया। हियर वी विल डिस्कस दैट प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। कैसे? ये बात प्रोटेस्टेंट ने कही। हमने आपको प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक के डिफरेंसेस के बारे में बताया था। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। हियर आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग एंड दैट इज रोमन कैथोलिक वर द ट्रेडिशनल व्यूअर। वो पुराने चर्च, प्रीस्ट, प्रीचर, उनकी महत्ता पर, उनकी इम्पोर्टेंस पर विश्वास करते थे। वो लोग जो ये जानते थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में कॉमन पीपल को क्या देना चाहिए, टैक्सेस देने चाहिए, क्लर्जी को भी टैक्सेस देने चाहिए, एज दे वर गिविंग टू द किंग। जैसे वो रूलर्स को देते हैं वैसे उन्हें भी देना चाहिए। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द चर्च हु बिलीव्ड, दे वर नोन एज द रोमन कैथलिक, एंड हु प्रोटेस्ट देम, जिसने उनका विरोध किया, दे वर नोन एज द प्रोटेस्टेंट। तो रोमन कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट, इन दोनों की लड़ाइयाँ अक्सर चलती ही रही, डिस्प्यूट ये होता ही रहा। आज की दुनिया में आपको मालूम है कि 90% पीपल आर प्रोटेस्टेंट्स, सब के सब प्रोटेस्टेंट हैं। रोमन कैथलिक की संख्या बहुत कम बची है। सुधारवादी विचारधाराओं के, विकासवादी विचारधाराओं के, डेवलपमेंट के बारे में विचार, ऑल पीपल आर इक्वल, दिस टाइप ऑफ थिंकिंग्स वर देयर इन अ प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट लोगों ने कहा कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ द गॉड। मतलब एक तरह से वो ईश्वर का ऐसा वरदान था कि लोग अपनी बातों को लिख कर दूसरे लोगों तक पहुंचाते थे। दूसरे लोग समझते थे कि हाँ, ये बात, ये व्यक्ति सही कह रहा है। हमें मालूम है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन पेन के पावर से ही हुआ है ना, जिसमें मॉन्टेस्क्यू और आपके वॉल्टियर, जीन जैक रूसो जैसे बहुत सारे ऐसे, कार्ल मार्क्स, बहुत सारे ऐसे राइटर्स हुए, ऑथर हुए, जिन्होंने लोगों को इनकरेज किया। और इनकरेज कैसे किया? बाय द पावर ऑफ द पेन, अपने आर्टिकल से किया। तो ये गॉड का गिफ्ट जो है प्रोटेस्टेंट ने इसको माना। लेकिन रोमन कैथलिक ने इसको क्रिटिसाइज किया। दे क्रिटिसाइज द डेवलपमेंट ऑफ द राइटिंग। दे वर थिंकिंग दैट कि दिस टाइप ऑफ राइटर्स, दे क्रिटिसाइज द बाइबल, दे क्रिटिसाइज द गॉड, दे क्रिटिसाइज द नॉर्मल फेनोमेना विच इज़ गोइंग ऑन इन सोशल सोसाइटी। जो रिलीजियस एक एटमॉस्फेयर बना है उसको तोड़ने की, उसको भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मतलब बहुत डेवलप्ड पर्सन्स हुए, जिनमें एक थे मार्टिन लूथर किंग। इन 1517 में उन्होंने एक बुक लिखी, एंड इट वॉज द बुक वॉज 95 थीसिस, 95 theses, and in this he criticizing the power of the Roman Catholic. उन्होंने कहा रोमन कैथलिक क्लर्जी, प्रीचर, इनको कोई भी अधिकार नहीं है कि ये कॉमन पीपल को डोमिनेट करें, उनसे टैक्सेस लें और उनको सताने की कोशिश करें। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही। इसके बाद इन्होंने एक ट्रांसलेशन किया, ट्रांसलेशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, एंड इट वॉज ऑल्सो सोल्ड। 5000 कॉपीज ऑफ दिस बुक इट वॉज सोल्ड। लोगों ने जाना समझा कि किस तरह से मार्टिन लूथर किंग वांटेड टू शो द ब्लैक पोर्शन ऑफ द रिलीजियस पार्ट। आई कांट टेल, आई शुड नॉट टेल। देखो, कमियां तो केवल क्रिश्चियन धर्म में ही नहीं, हिंदू धर्म में भी हैं, मुस्लिम्स में भी हैं। सभी धर्मों में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, जहाँ पर वो ये कहने की चेष्टा करते हैं कि वी आर द एंजल, वी आर द सन ऑफ द गॉड, और हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो ईश्वर का आदेश है, और ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग दुनिया में छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, सम आर अनटचेबल, सम आर वेरी पावरफुल। ये सारी बातें इक्वालिटी को दूर करने के लिए, ये सब बातों को क्रिटिसाइज़ किया गया। सुधारवादी लोगों ने इसका विरोध किया। और रिलीजियस फॉर्म का जब विरोध होता है, जब इसके अगेंस्ट में कुछ बोला जाता है, स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल दैट द पीपल्स दे बिकेम एंग्री, दे थिंकिंग दैट
कि जो एक पैटर्न चला आया है उसको तोड़ने का साहस किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन सुधारवाद तो होना ही चाहिए। मार्टिन लूथर किंग जैसे बहुत सारे राइटर्स हुए और उन्होंने पुरानी ओल्ड सिस्टम्स को तोड़कर एक नई बात कहने की कोशिश की, जिसका पहले विरोध हुआ और बाद में उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया, उसको स्वीकार किया और लोगों को समझ में आया कि हाँ, ये जो कुछ भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। तो in the next part of this chapter we will discuss about those persons who did not want that this type of developed writing, this type of writing which criticized the church, which criticized the Roman Catholic. This type of article should be right by some of the peoples like Martin Luther King and others. ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा किसने किसने कहा, इरेस्मस या इनके दूसरों के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी तैयारियां पूरी करते रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।